myself Arvind Chaudhary. I again welcome you all at the GRV family. Dear students, in our previous session, like till now whatever we have discussed regarding the gynecology, as you well known that in our previous session we have discussed regarding the basics of gynecology. We have studied regarding the basic anatomy and physiology of female genital organs. We have studied like under the female genital organs, we have studied regarding the basics of the external genital organs, which means vulva. We also discussed regarding the internal genital organs. My dear students, the basic things like it was, I think I'm damn sure that it was clear for you guys regarding the reproductive organs. Now the task is, अब उसके बाद में हमारा एक अगली टास्क, शायद ये क्वेश्चन आपके दिमाग में पहले भी काफी बार आया होगा कि ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एक फीमेल बेबी के अंदर, हाउ दिस ऑर्गन्स आर डेवलप, ये ऑर्गन ऐसा क्या होता है बेबी के अंदर, किन ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, उसी चीज को कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अब हम हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन. व्हाट इज दैट? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन इन द इंट्रा यूट्राइन लाइफ. तो कौन से समय की बात कर रहा हूं मैं? जब कोई फीमेल एम्ब्रियो या फीमेल फीटस अपने मदर के यूट्रस में है, तो उस समय कैसे कैसे उस इंट्रा यूट्राइन लाइफ में फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, ये छोटा सा हमारा टॉपिक है. माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जब आप इस टॉपिक पे आते हो उससे पहले आपको ये तीन बेसिक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए. दैट इज दी, मैंने यहाँ पे तीन आपके लिए नाम लिखे हैं, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड दी फीटस. जाइगोट, एम्ब्रियो एंड द फीटस, ये तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी बेबी को अपने मदर के यूट्रस की लाइफ में, इंट्रा यूट्रल लाइफ में. एवरी इंडिविजुअल या एवरी फीटस और एवरी बेबी हैज टू क्रॉस दीज थ्री फेजेस. सबसे पहले जो फेज होगी फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद में, फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट पॉइंट होता है या जो कंसेप्चुअल जो प्रोडक्ट होता है उसको हम जाइगोट कहते हैं. तो सबसे पहले जो फेज आती है उसको हम जाइगोटिक फेज कहते हैं. जाइगोटिक फेज का टोटल ड्यूरेशन होता है 0 to 2 वीक. व्हाट इज द ड्यूरेशन? 0 to 2 वीक, 2 सप्ताह का पीरियड होता है. उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद से ये शुरू होता है. फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या पीरियड्स होते हैं, उसके बाद में बेसिकली एक जो जाइगोट है उसमें ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसिस्ट वो सब होता है. उसके बाद में उसका इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस में पहुंच जाता है. वो पूरा फेज था जाइगोटिक पीरियड में. ऑलराइट, मतलब यूट्रस में आ गया, यूट्रस में इम्प्लांट हो गया. उसके बाद अगला जो होता है उसको कहते हैं एम्ब्रियो. ये सबसे क्रूशियल पीरियड होता है. द मोस्ट क्रूशियल पीरियड इज द एम्ब्रियोनिक पीरियड. व्हाई? ऐसा क्यों है? बिकॉज एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर होता है ऑर्गेनोजेनेसिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस? ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है इट इज द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स. इट इज दी फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन. तो उस पीरियड को हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस. जाइगोटिक पीरियड का टोटल ड्यूरेशन आता है 0 to 2 वीक. और उसके बाद अगला 3rd वीक से लेके 8th वीक तक जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड. एम्ब्रियोनिक पीरियड के बाद 8th वीक में जब ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है, बेबी के अंदर ब्रेन, बेसिकली ब्रेन के बाद में वाइटल ऑर्गन्स, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कुछ भी होता है सारे ऑर्गन्स के फॉर्मेशन के बाद अब उसको हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल एज ए fetus. So what is the fetal period? The duration of fetal period is from the 9th week till the 40th week. 40वें वीक तक, 9 वीक से लेकर 40 वीक का पीरियड जो होता है that is called fetal period. आई एम नॉट डेम श्योर, आप ये हमेशा कभी मत समझना 40 वीक. आप कितना भी बोल सकते हो, मैंने एवरेज बताया 40 वीक. मतलब 9th वीक के बाद में बेबी जब तक डिलीवर होता है उस पूरे एंटायर पीरियड को 9 वीक के बाद में जब तक उसकी डिलीवरी होती है, कई बेबी प्री टर्म भी डिलीवर हो जाते हैं, कई बेबी 42 वीक पे जाके डिलीवर होते हैं, कई 37 पे डिलीवर हो जाते हैं. तो वो जो पूरा एंड तक का पीरियड था वो पूरा क्या कहलाता है? फीटल पीरियड कहलाता है. तो आई एम श्योर दैट दीज 3 स्टेजेस आर क्लियर फॉर यू, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड दी फीटस. फाइन. इस पीरियड में इम्प्लांटेशन होता है, इस पीरियड में ऑर्गन्स का बनना या फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में फीटल पीरियड में क्या होता है? बेबी का वेट बढ़ता है. जो ऑर्गन इस पीरियड में बने थे उन ऑर्गन्स का अब डेवलपमेंट होता है. मतलब पहले हार्ट इतना सा था, फीटल पीरियड में हार्ट के पूरे बड़े बड़े चेंबर्स पूरे बन जाएंगे, उसके बाद में उन्हें फर्दर डेवलपमेंट होगा, लेयर्स वगैरह बनेंगी, वो सारा पीरियड आगे हो जाएगा. ऑलराइट गाइस, अब मैं शुरुआत करता हूं अपने टॉपिक की. ये कुछ आपको बेसिक बेसलाइन मैंने आधार बनाया था आपका. गाइस, अब
तो फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होगा या जेनाइटल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा वो मैंने ऑलरेडी बताया एम्ब्रियोनिक पीरियड में होगा। आपको सबको पता है कि एक एम्ब्रियो के अंदर बेसिकली जब फॉर्मेशन होता है ऑर्गन्स का, तो वहां पे दो तरह की बेसिकली डिस्क के बारे में आप पढ़ोगे आगे, बाइलेमिनार जर्म डिस्क एंड ट्राइलेमिनार जर्म डिस्क। पहले शुरुआत में वहां पर दो लेयर होती है एम्ब्रियो में, उसको हम बाइलेमिनार जर्म डिस्क कहते हैं। ऑलराइट, और बाइलेमिनार जर्म डिस्क के बाद इसी बाइलेमिनार जर्म डिस्क मतलब जिसमें दो लेयर हैं, कौन सी दो लेयर? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके बाद में एक और लेयर बन जाती है, इसके बाद इसका नाम हो जाता है ट्राइलेमिनार जर्म डिस्क। बाइलेमिनार और ट्राइलेमिनार में आपको डिफरेंस साइज दिख रहा होगा। बाइलेमिनार में दो लेयर होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्राइलेमिनार में एक्टो, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, मतलब एक लेयर और कौन सी आ गई? मीजोडर्म। तो मीजोडर्म होने के बाद इसका नाम हो जाता है ट्राइलेमिनार जर्म डिस्क। मैं दोनों चीजें किसमें बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग इन दी एम्ब्रियो, मैं एम्ब्रियो के अंदर की स्टेजेस की बात कर रहा हूं। ऑलराइट, तो फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट किस चीज से होता है? फीमेल डेवलपमेंट जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलप फ्रॉम दी एंडोडर्मल लेयर, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एम्ब्रियो, एंडोडर्मल लेयर। ये याद रखना सबसे पहले। तो जेनाइटल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कौन सी लेयर करती है? एंडोडर्मल लेयर। प्लीज ये क्लियरली आप अंडरलाइन भी कर लेना, इसको नोट डाउन भी कर लेना। ऑलराइट, फाइन। अब मैं इस बेसिक अपने टॉपिक की बिगिनिंग करता हूं। तो फाइन, आई थिंक दैट बाइलेमिनार ट्राइलेमिनार वर्ड जो थे वो आपको समझ में आए होंगे। ट्राइलेमिनार का मतलब तीन लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ऑलराइट, नाउ बेसिकली अब आपको एक चीज यहां पे क्लियरली समझनी होगी। देखिए, हम बात फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स की कर रहे हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मैंने प्रीवियस अपने सेशंस में पहले ये चीज आपको ऑलरेडी क्लियर किया था कि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं हमारे स्टडी डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज दी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड दी इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। अब आपको एक भी चीज ये भी क्लियर रखनी है यहाँ पे, द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स and the internal genital organ will develop almost together, means that is the external and internal genital organs develop together in embryonic period। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलप होंगे और उसके बाद इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलप होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स दे विल ऑलमोस्ट डेवलप टुगेदर, वो एक साथ डेवलप होते हैं। नाउ अब आपको मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, ये डेवलप होते किससे हैं, मतलब किस चीज के कारण से ये डेवलप होते हैं। तो बेसिकली द एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स आर मेनली डेवलप फ्रॉम दी यूरोजेनाइटल साइनस एंड दी मुलेरियन डक्ट, मीन्स they basically develop from urogenital sinus and Mullerian duct। ऑलराइट, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फॉर्मेशन में मेन रोल इन दो चीजों का होता है। एक तो नाम क्या लिखा मैंने? यूरोजेनाइटल साइनस, और दूसरे वाले का नाम क्या लिखा मैंने? मुलेरियन डक्ट। एक चीज और क्लियरली याद रखना, जो ये यूरोजेनाइटल साइनस है ये मेनली हेल्पफुल होता है किसके लिए? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए। मैंने किसका नाम लिखा है? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए। फाइन, ये थोड़ा क्लियर कर देता हूं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज जो मुलेरियन डक्ट होता है दैट इज दी मेनली हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। कौन से ऑर्गन? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो मुलेरियन डक्ट मेन अहम रोल या अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनल ऑर्गन्स में, और यूरोजेनाइटल जो साइनस है वो मेनली एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो प्लीज आप फीमेल जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट की बात करो, मतलब आप एम्ब्रियोनिक पीरियड की बात करो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू जेनाइटल ऑर्गन्स, तो उस एम्ब्रियोनिक पीरियड में आपको हमेशा दो पॉइंट ये जरूर क्लियर होने चाहिए, यूरोजेनाइटल साइनस एंड मुलेरियन डक्ट, दैट इज दी मुलेरियन डक्ट। ये दो पॉइंट सबसे अहम होते हैं
प्लीज नेवर फॉरगेट अबाउट द मुलेरियन डक्ट एंड द यूरोजेनाइटल साइनस। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की तरफ चलता हूं। तो इन द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, द क्लाइटोरिस डेवलप फ्रॉम जेनाइटल ट्यूबरकल। क्या लिखा मैंने? द क्लाइटोरिस इज डेवलप फ्रॉम द जेनाइटल ट्यूबरकल। ये याद रखना वर्ड, जेनाइटल ट्यूबरकल। ऑल राइट, आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द लेबिया मेजोरा, तो लेबिया मेजोरा डेवलप फ्रॉम द genital swelling, all right, and same thing like if you talk like this, labia minora develop from the genital fold। तो लेबिया माइनोरा किससे डेवलप हो रही है? लेबिया माइनोरा इज डेवलपिंग फ्रॉम दी जेनाइटल फोल्ड। एक जेनाइटल स्वेलिंग से हो रहा था, स्वेलिंग वाला किसके लिए पॉइंट हुआ है? लेबिया मेजोरा के लिए। तो लेबिया माइनोरा के लिए जेनाइटल फोल्ड। नेक्स्ट वन, वेस्टिब्यूल। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेस्टिब्यूल। शायद आपको याद होगा, मैंने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में वेस्टिब्यूल वर्ड क्लियरली बताया था। मैंने कहा था वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल इज ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, रफली ट्रायंगुलर जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर वेस्टिब्यूल की जो ओपनिंग है, वहां पे यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग होती है, वहां पे बेसिकली बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग होती है, केंजे ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। तो उस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो वेस्टिब्यूल इज develop from caudal part of vestibule develop from the caudal part of urogenital sinus। किस चीज से? caudal part, that is the end part of the sinus। caudal का मतलब होता है लास्ट में पूंछ वाला हिस्सा। तो बेसिकली vestibule is developed from the caudal part of urogenital sinus। ये चीज भी आपको प्लीज क्लियरली रखनी है। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग बेसिकली। तो ये कुछ आपके लिए बेसिक्स था रिगार्डिंग दी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। आपको इस चीज में एक चीज यहाँ पर बेसिकली समझ में आई होगी, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में जो मेन रोल प्ले करता है वो यूरोजेनाइटल साइनस प्ले करता है। ऑल राइट, सो वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज डेवलप फ्रॉम द जेनाइटल ट्यूबरकल, लेबिया मेजोरा दैट इज फ्रॉम जेनाइटल स्वेलिंग, लेबिया माइनोरा फ्रॉम द जेनाइटल fold, and last one was the vestibule, and vestibule is developing from the caudal part of urogenital sinus। all right guys, now we will go through the internal genital organs कि internal genital organs का development किस चीज से होता है। so let's discuss regarding the internal organ development। So development of internal genital organs of the female reproductive organ। तो देखिए internal organs में सबसे पहले if you talk about the vagina, वेजाइना के लिए हमेशा दो पॉइंट्स होते हैं। वेजाइना के दो एरिया में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, लाइक अपर वेजाइनल कैविटी या अपर वेजाइनल ट्रैक्ट एंड द लोअर एरिया ऑफ द वेजाइना। लोअर वाला एरिया मतलब जो हाइमन या जो वेजाइना की ओपनिंग वाला जो एरिया होता है उस एरिया को हम लोग लोअर वेजाइनल कैविटी कहते हैं। अपर जेनाइटल एरिया मीन्स द एरिया विच इज नियर बाय द सर्वाइकल ओपनिंग या एक्टो सर्विक्स, जो एक्सटर्नल ओएस है सर्विक्स का, उस सर्विक्स के पॉइंट वाले एरिया की तरफ जो ऊपर की तरफ वेजाइना का पार्ट है उसको अपर जेनाइटल या अपर वेजाइनल कैविटी कहते हैं। फाइन, सो वेजाइना इज डेवलप मेनली फ्रॉम दी, वेजाइना का डेवलपमेंट किससे होता है? इट मेनली डेवलप फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट, मतलब मुलेरियन डक्ट के फ्यूजन के कारण से मुलेरियन डक्ट दोनों बायलेटरली आपस में जुड़ती है, तब जाके वेजाइनल कैविटी का फॉर्मेशन होता है। बट पार्टली मतलब फ्यू हिस्सा, फ्यू पार्ट also develop, the few part also develop from urogenital sinus। ये चीज समझ में आई होगी आपको।
फ्यू पार्ट मतलब थोड़ा सा हिस्सा वेजाइना का एक लिमिटेड पार्ट जो है वो किससे भी डेवलप होता है, यूरोजेनाइटल साइनस से भी डेवलप होता है। मींस मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि मेनली डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार कौन है, मुलेरियन डक्ट है, बट द फ्यू पोर्शन इज ऑल्सो डेवलप फ्रॉम दी वेजाइनल पार्ट दैट इज दी यूरोजेनाइटल साइनस पार्ट। ऑलराइट गाइस, तो ये दो बेसिक चीजें थी रिगार्डिंग दी वेजाइना। तो वेजाइना से रिलेटेड आप क्या याद रखोगे, रिगार्डिंग द वेजाइना यू मस्ट रिमेंबर दैट द वेजाइना इज मेनली डेवलप फ्रॉम दी मुलेरियन डक्ट। The very few portion is also developed from the urogenital sinus. All right. Now, after the vagina, let's move to the other portions, that is the uterine cavity or uterus. So let's talk about the uterus and fallopian tube. My dear students, the uterus and fallopian tube, they basically develop from internal horizontal plane and the vertical plane of Mullerian duct. Means what I wanted to say, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर आपको, जो बेसिकली मुलेरियन डक्ट का जो हॉरिजॉन्टल एरिया है, कौन सा पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट, और जो वर्टिकल पॉइंट है, उन दोनों के आपस में फ्यूजन के कारण से मेनली किसका फॉर्मेशन होता है, यूट्राइन केविटी और फैलोपियन ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स का फ्यूजन, इन दोनों के फ्यूजन के कारण से ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ फाइनली व्हाट अबाउट ओवेरीज, ओवेरीज का डेवलपमेंट किससे होता है, तो ओवेरीज का डेवलपमेंट होता है, द ओवेरीज आर डेवलप फ्रॉम, ओवेरीज बेसिकली डेवलप फ्रॉम इंटरनल जेनाइटल रिज। ये बेसिकली लाइक मुलेरियन डक्ट का ही एक एरिया है, एक पोर्शन है जो बेसिकली इनको डेवलप कर रहा है। मैंने क्या किसके लिए बोला, जेनाइटल रिज, तो इट डेवलप फ्रॉम द इंटरनल जेनाइटल रिज। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के अंदर कि ओवेरीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द विच स्ट्रक्चर इन दी एम्ब्रियोनिक पीरियड, तो उस समय आपको क्लियरली बताना होगा द ओवेरीज आर बेसिकली डेवलप फ्रॉम दी जेनाइटल रिज, दैट इज द इंटरनल जेनाइटल रिज ऑफ मुलेरियन डक्ट। All right, so guys, we have discussed regarding the uterus, fallopian tube, ovaries. We discussed regarding the vagina and the external genital organs. So, एक चीज आपको यहाँ पर प्लीज याद रखनी है, आप लोगों ने मुलेरियन डक्ट के अलावा, किस चीज के अलावा, मुलेरियन डक्ट के अलावा मेल के लिए वोल्फियन डक्ट का भी नाम सुना होगा। उससे जुड़ी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। बेसिकली गाइज मैं बात कर रहा था किसकी, यूट्रस से रिलेटेड, तो यूट्रस से रिलेटेड बेसिकली 6 to 7 वीक, एट 6 to 7 वीक द फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट स्टार्ट एंड कंप्लीट अराउंड 12 वीक, अराउंड 12th वीक। देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीज थी, मतलब मैंने क्या बोला आप लोगों को, आई जस्ट सेड दैट यूट्रस का जब फॉर्मेशन हो रहा था, या यूट्रस का जब डेवलपमेंट हो रहा था एम्ब्रियोनिक पीरियड में, तो बेसिकली 6 से 7 वीक पे, कितने वीक पे, 6 से 7 वीक पे जो एम्ब्रियोनिक पीरियड का एंड स्टेज था, लगभग खत्म होने वाला था, फीटल पीरियड स्टार्ट होने वाला था, तो 6 to 7 वीक के आसपास क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट विल स्टार्ट एंड द कंप्लीट, देन दिस फ्यूजन जो कि स्टार्ट हुआ था कितने वीक पे, 6 से 7 वीक पे स्टार्ट हुआ था, और कंप्लीट कब हो गया, 12 वीक के आसपास में। मींस अराउंड द 12 वीक द फ्यूजन विल बी कंप्लीटेड, इट मींस द यूट्रस जो था वो अपने एक फॉर्म में आ गया। यूट्रस के सारे ऑर्गन्स जो भी लेयर्स थे या जो भी पार्ट थे, कोर्नुआ वगैरह है, कॉर्पस का जो पार्ट था, या जो भी नीचे वाले पार्ट थे, वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये सारे के सारे आपस में फ्यूज हो गए, एक यूट्रस बन गया। एक चीज, सेम टाइम, at this time, at same time of 6 to 7 week, at the same time there will be repression या regression कह सकते हो, repression of Wolffian duct in female, repression of Wolffian duct in
फीमेल। इससे क्या समझ में आया होगा आपको? अंडरलाइन कर देता हूं इस चीज को अगेन। मैंने क्या लिखा है कि जिस समय 6 से 7 वीक के आसपास जब मुलेरियन डक्ट अपने पीक लेवल पे होती है, मतलब 6 to 7 वीक के आसपास जब मुलेरियन डक्ट ऑर्गन्स को प्रॉपरली बना रही है, उनका फॉर्मेशन फ्यूजन वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, ठीक समय उसी समय जो एम्ब्रियो है, फीमेल एम्ब्रियो, उसमें एक और बदलाव आता है। देयर विल बी रिप्रेशन ऑफ वोल्फियन डक्ट इन द फीमेल। अगर सपोज कीजिए, नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वोल्फियन डक्ट? वोल्फियन डक्ट जो होता है वो मेल के अंदर सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडाइमिस, टेस्टिस, उन सब के फॉर्मेशन का काम करता है। तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए जिम्मेदार होता है वोल्फियन डक्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? मुलेरियन डक्ट। ऑलराइट, तो मैंने क्या लिखा? मुलेरियन डक्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है मुलेरियन डक्ट। और जो वोल्फियन डक्ट है, व्हाट आई मेंशन्ड हियर, दैट इज द वोल्फियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ male reproductive organs. What I mentioned here, male reproductive organ. Is it clear? It means that the Wolffian duct is responsible for the formation of male reproductive organs. It means, for example, here for like testis, epididymis, seminal vesicle, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं बेसिकली मेल के लिए, इन सब का बेसिकली जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? वोल्फियन डक्ट के द्वारा। एक्चुअली क्या होता है, मेल के अंदर अराउंड सेम टाइम इन मेल, उसी समय 6 से 7 वीक के आसपास क्या होता है, मेल के अंदर वोल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और मुलेरियन डक्ट का सप्रेशन हो जाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मेल की। बिकॉज मेल में 6 से 7 वीक के बाद में क्या है? वोल्फियन डक्ट। बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन कब किया जा सकता है? एक क्वेश्चन मैंने क्या पूछ रहा हूं आपको, सेक्स डिटर्मिनेशन by the USG or any other method. Sex determination can be done between the 10 to 12 वीक। देखिए मैंने क्या कहा, 6 से 7 वीक पे ऑर्गन्स का फ्यूजन स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे 12वां वीक कंप्लीट होने को आएगा, फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स ऑलरेडी या मेल के जेनिटल ऑर्गन्स ऑलरेडी फॉर्म हो चुके होंगे। उस समय अगर हम लोग यूएसजी परफॉर्म करेंगे, एक्यूरेटली हम डिटरमाइन कर सकते हैं, या वी कैन एक्सप्लेन दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज मेल और फीमेल। Basically in India or many of the countries, not in India, many of the countries in the world, the sex determination means prenatal. Basically I can say sex determination is prohibited under the Pandata Act, prenatal diagnostic basically sex determination act के तहत इसके ऊपर prohibited है, इस पे बैन है। ऑलराइट, तो बेसिकली फीमेल फिटोसाइड, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट लेके आई थी, और उसके बाद में फीमेल सेक्स रेशियो जो है, फीमेल लिंगानुपात है, वो इंक्रीज भी हुआ है। फाइन। तो यूजुअली मैंने आपको बताया, अपने एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है यूजुअली हम लोग 10 to 12 वीक पे कर सकते हैं। हुआ कैसे, 10 to 12 वीक तक जाते जाते वोल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट ने अपने जितने भी ऑर्गन्स को डेवलप करना था या जो रिस्पॉन्सिबल थे, वो काम इसने अपना कंप्लीट किया। ऑलराइट गाइस, ये चीजें आपको बेसिकली समझ में आई होंगी। तो मेल के लिए मैंने किसके लिए दोबारा जिक्र कर देता हूं, फॉर मेल वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग वोल्फियन डक्ट एंड फॉर द फीमेल मुलेरियन डक्ट। होता क्या है, 6 से 7 वीक के पड़ाव के पास, when a baby reach around 6 to 7 week of embryonic period, मेल में क्या होगा, वोल्फियन डक्ट का लेवल बढ़ने लग जाएगा, वोल्फियन डक्ट के फंक्शंस बढ़ने लग जाएंगे, मुलेरियन डक्ट का सप्रेशन, और फीमेल में मुलेरियन डक्ट का तो बेसिकली वहां पे फर्दर डेवलपमेंट होगा, और वोल्फियन डक्ट फीमेल में रिग्रेट या रेप्रेशन होने लग जाएगी। ये वाइस वर्सा स्टोरी होगी। सो आई एम डैम श्योर दैट दिस इज वेरी वेल क्लियर फॉर यू गाइज। ओके, सो like now till now we have discussed regarding the development of
फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स या मेल जेनिटल ऑर्गन्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड. So guys, basically here we have discussed regarding the external genital organs and internal genital organs development. For the external genital organs, the development is mainly takes place through the urogenital sinus. External organs किससे बनते हैं? Urogenital sinus से. And internal genital organs का development के लिए फीमेल के लिए internal genital organs का development mainly होता है किसके द्वारा? मुलेरियन डक्ट के द्वारा. किसके द्वारा? मुलेरियन डक्ट के द्वारा. और व्हाट अबाउट मेल? मेल में किसके द्वारा होगा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट? बेसिकली मेल में ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ वोल्फियन डक्ट. किसके थ्रू? वोल्फियन डक्ट. अभी जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन भी कर रहे थे. तो विद द हेल्प ऑफ वोल्फियन डक्ट. तो फॉर मेल वोल्फियन डक्ट, फॉर फीमेल इट इज द मुलेरियन डक्ट. ऑलराइट गाइस, अब आते हैं हम लोग अपने अगले मुद्दे पे. नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दी डिफरेंट कंजेनाइटल अनोमलीज या व्हाट आई कैन से लाइक कंजेनाइटल abnormalities ऑफ द फीमेल जेनिटल ऑर्गन. सो व्हाट इज द हेडिंग अवर? दैट इज द कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ फीमेल genital tract. You can write down like this. Okay. So what is our heading? The congenital disorders of the female genital tract. So my dear students, यहाँ पे regarding the congenital disorder का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे disorders या कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो at birth डेफिनेटली प्रेजेंट रहती हैं. मतलब जब भी कोई फीमेल बेबी की जब डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के साथ ही कुछ बीमारियां या कुछ दिक्कत ऐसी हैं, कुछ एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं. इसका मतलब ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, यूट्रस के अंदर जो बेबी था उसी समय कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है. हो सकता है प्रॉब्लम हुई हो मुलेरियन डक्ट में. अगर मेल की बात करूं तो किसमें? वोल्फियन डक्ट में. तो अगर मुलेरियन डक्ट में अगर प्रॉब्लम है या यूरोजेनिटल साइनस में बेसिकली प्रॉब्लम है तो क्या होगा? उस समय ध्यान से सुनिए, एम्ब्रियोनिक पीरियड में या उसके आने वाले फीटल पीरियड में अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उसका भुगतान कब निकलेगा? कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स के रूप में. कब? आफ्टर दी बर्थ. सो व्हाट इज आवर हेडिंग? आवर हेडिंग इज कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेसिक डिसऑर्डर्स ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. फर्स्टली यहां पे हम लोग किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, पहले वो इंडेक्स क्लियर कर लेता हूं मैं. सबसे पहले नैरो वेजाइनल इंट्रोइटस, नंबर 1. नंबर 2, imperforated hymen of vagina, imperforated hymen of imperforated hymen. क्लियर सुनिए इसको. व्हाट आई हैव रिटन? imperforated hymen. Next, number 3. After that, there is another point, that is the vaginal. Wow, this marker works very well. Beautiful. Next one. So these are the basic disorders related to the congenital disorders of the vagina. मीन्स वेजाइनल से रिलेटेड ये 3 बेसिक कंजेनाइटल या कंजेनाइटल अनोमलीज थी. अब बात करते हैं वेजाइनल एजेनेसिस के बाद अगले हमारे पॉइंट के ऊपर, दैट इज दी यूट्राइन अबनॉर्मलिटी. व्हाट आई टोल्ड? यूट्राइन अबनॉर्मलिटीज. नाउ व्हाट आर द बेसिक थिंग्स अंडर यूट्राइन अबनॉर्मलिटीज? इसके अंदर आएगा एक तो टॉपिक आर्क्वेट यूट्रस. आर्क्वेट यूट्रस के बाद एक टॉपिक आएगा यूट्राइन didelphys, and next one is the bicornuate uterus, or you can say septate uterus. Very well clear. So guys, ये सारे disorders हैं जिनके बारे में हमें basically discuss करना है. तो guys, what are these disorders? That is the narrow vaginal introitus, imperforated hymen, vaginal agenesis या complete vaginal agenesis you can say. Next is the uterine abnormalities. uterine abnormalities में क्या क्या आएगा? arcuate uterus,
यूट्राइन डाइडेल्फिस, इसमें एस और लास्ट में, एंड दी बाइकॉर्नुएट यूट्रस, जिसको आप क्या कह सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज ए सेप्टेट यूट्रस। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम द हेडिंग ऑफ द नैरो वेजाइनल इंट्रोइटस। मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं, ये जो वाला टॉपिक है यूट्राइन अबनॉर्मलिटीज वाला, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। वाई नॉट सो इंपॉर्टेंट, मैं इतना नहीं कह सकता 100%, बट इट इज इंपॉर्टेंट इन सबको अगर मैं कंपेयर करूं तो, बिकॉज इससे रिलेटेड यू कैन गेट इन द फ्यू ऑफ द डायग्राम। आपको हो सकता है कि सेप्टेट यूट्रस का या डाइडेल्फिस यूट्रस का एक डायग्राम दे दे कि इस डायग्राम को देख के बताइए, या जस्ट सी दिस पिक्चर एंड टेल मी, या यू हैव टू आंसर इन द एमसीक्यू दैट इनमें से कौन सा टाइप का ये यूट्रस है, आर्क्वेट है, डाइडेल्फिस है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, तो वो चीज हमें क्लियर करनी होती है। फिर दूसरा ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइकॉर्नुएट यूट्रस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइडेल्फिस। सो प्लीज बी केयरफुल, जब हम इसके बारे में स्टडी करें तो थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना। ऑलराइट, चलिए आगे मूव करते हैं आप। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट है हमारा, दैट इज दी नैरो वेजाइनल इंट्रोइटस। सो गाइस व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नैरो वेजाइनल इंट्रोइटस? आप लोगों को क्या समझ में आया होगा इस पॉइंट से रिलेटेड? काइंडली जस्ट एक्सप्लेन। फाइन। सो नैरो वेजाइनल इंट्रोइटस का मतलब इट इज दी नैरोइंग ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज दी नैरोइंग ऑफ वेजाइनल ओपनिंग ड्यू टू एनी स्कार फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ एनी मास। सो ड्यू टू एनी स्कार फॉर्मेशन और ड्यू टू एनी मेजर मास, कोई मास का टुकड़ा उसके ऊपर ज्यादा डेवलप हो गया होगा, तो उसके कारण बेसिकली नैरो वेजाइनल इंट्रोइटस। इंट्रोइटस का मतलब क्या है? द वर्ड इंट्रोइटस मींस ओपनिंग। क्या मतलब है यहां पे इंट्रोइटस का? इंट्रोइटस का मतलब है ओपनिंग। जब वेजाइना का ओपनिंग ही अगर काफी नैरो होगा, अगर ओपनिंग जो ट्यूब का एरिया स्पेस अगर नैरो होगा, डेफिनेटली शी विल हैव द प्रॉब्लम। और मैंने यही चीज लिखी है आपको, नैरोइंग ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग ड्यू टू एनी स्कार फॉर्मेशन और ड्यू टू एनी मेजर मास। नाउ व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स द फीमेल विल डेवलप? क्या होगा उस फीमेल में? सो हियर एस बाय एस मींस साइन एंड सिम्टम। क्या लक्षण, what are the basic symptoms the female will present? तो नैरो वेजाइनल इंट्रोइटस यूजुअली ध्यान रखना, ये मैंने कहा कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, इट कम्स अंडर द कंजेनाइटल डिसऑर्डर, बट वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज द डिसऑर्डर इन द अर्ली एज ऑफ द फीमेल बेबी। मतलब फीमेल बेबी के अर्ली एज में इसको डायग्नोज करना मुश्किल होगा। यूजुअली नैरो वेजाइनल इंट्रोइटस जो एक प्रॉब्लम है, इट इज डायग्नोज आफ्टर द मैरिज, after the marriage of the female, yeah, you can say after the coitus. Whenever a female will have coitus, she will have very severe pain. देखिए, due to the scar formation या due to the very small opening, the female will develop very severe pain. Then only when they visit to the gynecologist or obstetrician, the disease will be diagnosed. तो उसी समय ये most probably diagnosed होती है। एंड इट इज ए करेक्टेबल, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इट्स नॉट एन सो मेजर डिसऑर्डर की हम इसको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो, हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। दिस डिजीज इज इजीली ट्रीटेबल, ये ट्रीट हो सकती है। तो द साइन एंड सिम्टम इज वेरी कॉमन, जैसा भी मैंने आपको बताया, डिस्पेरियूनिया। व्हाट इज दैट? डिस्पेरियूनिया। सो दिस इज द बेसिकली प्रॉब्लम अकर्स इन द फीमेल बिकॉज ऑफ द नैरो वेजाइनल ओपनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पेरियूनिया? Dyspareunia means painful coitus. Painful sexual intercourse is called dyspareunia. Alright guys, so this is the one of the important symptom which develops. Very few female, they may also develop UTI, but not always, rarely. I can say as a rarely. So the rarely the female can develop the UTI also. So guys, ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका? नैरो वेजाइनल इंट्रोइटस का मतलब ओपनिंग का नैरो हो जाना। क्यों? कोई स्कार फॉर्मेशन से, कोई मास फॉर्मेशन से, किसी भी कारण से। और सिम्टम क्या आएगा? डिस्पेरियूनिया। डिजीज लेट डायग्नोस होगी, बड़ी अवस्था में जाने के बाद, फीमेल बेबी के एज में जाने के बाद, बट डेफिनेटली शी विल हैव द डिस्पेरियूनिया। नाउ व्हाट इज द मैनेजमेंट? डिस्पेरियूनिया जो है, इसका क्या मैनेजमेंट होगा? आई मीन दैट नैरो वेजाइनल इंट्रोइटस
जो कि एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सो इन माय ओपिनियन द डिजीज इज मेनली ट्रीटेबल थ्रू दी सर्जिकल प्रोसीजर। किसके थ्रू? सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, अंडर द मैनेजमेंट यू कैन मेंशन दैट इज दी वेजाइनोप्लास्टी। हम किसका सजेशन दे सकते हैं पेशेंट को? वेजाइनोप्लास्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजाइनोप्लास्टी? मींस इट इज द रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, इट इज द रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी फॉर दी वेजाइना, मतलब वेजाइना की दोबारा से रिपेयरिंग करना। ऑलराइट, वेजाइनोप्लास्टी के अलावा एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्जिकल प्रोसीजर है जिसका नाम है फेंटोन्स ऑपरेशन। गाइस क्या नाम है? फेंटोन्स ऑपरेशन। ध्यान से सुनना और प्लीज इसको अच्छे भाषा इसके बारे में नोट भी कर लेना। व्हाट इज द फेंटोन्स ऑपरेशन? इट मीन्स रिमूवल ऑफ कार फ्रॉम वेजाइनल ओपनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कार को रिमूव करना। वेजाइना के नैरो होने का सबसे बड़ा कारण कोई स्कार फॉर्मेशन ही है, और किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा दोबारा रिकंस्ट्रक्टिव आप सर्जरी करके जब उस स्कार फॉर्मेशन को हम रिमूव कर देते हैं ताकि फीमेल को जो वेजाइनल का एरिया की जो ओपनिंग थी वो थोड़ी वाइड हो जाए, पेन कम होगा, उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं हम लोग? फेंटोन ऑपरेशन। तो प्लीज क्लियर अबाउट द फेंटोन ऑपरेशन। ऑलराइट, so after the Fenton operation, yeah, after the removal of scar from the vagina, there will be no further symptoms. The second disease, now it is the imperforated vaginal hymen. Yeah, imperforated hymen, that is also one of the important disease. Fine. So what was our heading? Imperforated hymen. What is the meaning of imperforated hymen? उससे पहले बाद में आते हैं, पहले इस टॉपिक की बात करते हैं। What is the meaning of hymen? क्या ये चीज है? Very simple answer. Hymen is nothing but it is one of the membranous part. It's a membranous incomplete covering over the vaginal opening. वेजाइना का जो ओपनिंग है उस ओपनिंग पे, उस ओपनिंग के एरिया पर एक इनकम्प्लीट मेम्ब्रेनियस लेयर होती है, मतलब एक मेम्ब्रेनियस कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन के रूप में एक कवर लगी हुई है, उसको कहते हैं हाइमन। ये हाइमन यूजुअली वेजाइना को कंप्लीटली क्लोज या कवर नहीं करता, ये चीज याद रखना, मतलब इनकम्प्लीटली क्लोजर करता है, या आप ऐसा कह सकते हो कि ऑलमोस्ट या एक वेरी लो पोर्शन या एक थोड़े से पोर्शन में वेजाइना को कवर करता है। राइट, अगर ये हाइमन पूरी वेजाइनल एरिया को कवर कर ले, या कंप्लीट क्लोजर ऑफ द वेजाइना बाय द हाइमन इज कॉल्ड इम्परफोरेटेड हाइमन। इम्परफोरेटेड का मतलब एक ऐसी चीज जो कि रप्चर्ड नहीं है, जो कि एक कंप्लीट है, किसी एरिया को टोटली कवर कर रखा है, उस वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? इम्परफोरेटेड हाइमन। तो व्हाट इज द मीनिंग हियर नाउ? कंप्लीट क्लोजिंग ऑफ वेजाइना by the hymen, या कंप्लीट क्लोजिंग ऑफ द वेजाइना भी बोल सकते हो, या कंप्लीट कवरिंग ऑफ द वेजाइना, कंप्लीट कवरिंग ऑफ द वेजाइना बाय द हाइमन इज कॉल्ड एज इम्परफोरेटेड हाइमन। ऑलराइट, नाउ गाइस द क्वेश्चन इज दैट जब हाइमन वेजाइना को टोटली कवर कर लेगा तो क्या नुकसान होगा? यूट्रस की तरफ से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट अगर सपोज कीजिए बाहर एक्सक्रीट आउट होना है तो वेजाइना इज अ पाथवे। अब क्या होगा? दोज एक्सक्रीशन या दोज वेस्ट प्रोडक्ट विल नॉट कम आउट फ्रॉम दी वेजाइना बिकॉज वेजाइना इज टोटली नाउ क्लोज। ऑलराइट, सो बेसिकली लाइक इट्स ऑल्सो कंजेनाइटल डिसऑर्डर। इसका कारण क्या है? ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, बेसिकली इट इज ए मुलेरियन डक्ट डिफेक्ट। ये मुलेरियन डक्ट या यूट्रोवेजाइनल साइनस का एक डिफेक्ट होता है। फाइन, अब बेसिकली साइन एंड सिम्टम की बात करें अगर, इफ यू टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स, व्हाट आर द बेसिक साइन एंड सिम्टम कम्स? फीमेल विल हैव डिस्पेरियूनिया। क्या होगा? डिस्पेरियूनिया होगा। डिस्पेरियूनिया के अलावा शी मे डेवलप लोअर अब्डोमिनल पेन। एक सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जिसके बारे में मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया, डिस्कस नहीं किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फीमेल में डेवलप क्रिप्टोमेनोरिया।
क्रिप्टोमेनोरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टोमेनोरिया? क्या मतलब होता है क्रिप्टोमेनोरिया का? काइंडली टेल मी, जस्ट इमेजिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टोमेनोरिया? ऑल राइट, क्रिप्टोमेनोरिया मीन्स व्हाट guys? Cryptomenorrhea, it means, very simple meaning you can say, it means false bleeding, false menstrual bleeding, you can say that. So cryptomenorrhea means very simple, you can say that there is a bleeding from the uterine side, uterus की endometrium से bleeding तो हो रही है लगातार, bleeding is there, but that menstrual blood is not coming out, yeah, it is not excreting out. Why? Because the vaginal area is totally closed by the hymen. So what happens? The blood will not come out from the vagina. अगर वेजाना के बाहर एक्सक्रीट आउट होगा तभी तो हम उसको एक्यूरेटली या एक नॉर्मल ह्यूमेनोरिया या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। अब ब्लड तो बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, तो वेयर द ब्लड इज गोइंग? ब्लड जा कहां रहा है? ब्लड इज बीइंग डिपॉजिटेड इन दी वेजानल कैविटी, blood is being deposited in the vaginal cavity, and sometime in the severe condition the blood may also penetrate or may also collected in the lower uterine cavity. So you understood very well. So blood is collected in the vaginal area or in the upper lower vaginal cavity. कौन सा ब्लड है ये? It is a west menstrual blood. जो menstrual bleeding का ब्लड था वो ब्लड है, but the blood is not coming out. So it's a false menstrual bleeding. That is the reason I use the word cryptomenorrhea. शायद आपको समझ में आ गया होगा। फाइन, ऑल राइट। सो बेसिकली क्रिप्टोमेनोरिया का अगर आप मीनिंग लिखना चाहो तो आप कह सकते हो इट इज ए false menstrual bleeding. All right. Now एक चीज और ध्यान रखना प्लीज, एक वर्ड आता है हेमेटोकोल्पस और एक और अनदर वर्ड आता है हेमेटोमेट्रा। हेमेटोकोल्पस एंड हेमेटोमेट्रा। Dear friends, what is the meaning of hematocolpos? Hematocolpos means collection of blood in vaginal cavity or nearby the cervical cavity. तो वेजानल कैविटी में ब्लड का कलेक्टेड हो जाना, ये कौन सा ब्लड है? मेनली मोस्ट प्रोबेबली इट इज ए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है या मेंस्ट्रुअल ब्लड है। ऑलराइट, जो ब्लड बाहर नहीं आया था वेजाना में डिपॉजिट हो जाता है, भर जाता है, पूरा कलेक्टेड हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? हेमेटोकोल्पस। एक और वर्ड आता है हेमेटोमेट्रा। ये चीज शायद आपको समझ में आ गई होगी। मेट्रा जो शब्द है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? यूट्रस के लिए यूज करते हैं। हेमेटोमेट्रा का मतलब क्या हो गया देन? हेमेटोमेट्रा मीन्स कलेक्शन ऑफ ब्लड या डिपोजिशन ऑफ ब्लड इन दी लोअर यूट्राइन कैविटी। जब ब्लड लोअर यूट्राइन कैविटी में कलेक्टेड हो जाए पूरे एरिया के अंदर, वहां से ब्लड बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, तो जब यूट्रस में पेनिट्रेट कर दे तो हम उसको हेमेटोमेट्रा बोलेंगे। और केवल वेजाइना में या नियर बाय द सर्वाइकल रीजन में पड़ा हुआ है तो हम उसको क्या कहेंगे? हेमेटोकोल्पस। सो गाइज व्हाट आई कैन से, मैं क्या कह सकता हूं? आई कैन सिंपली से दैट द imperforated hymen is also one of the very acute problem. It means it definitely irritates the female. She will definitely have some of the abnormal conditions. Now the question is that what is the management? आप क्या मैनेजमेंट कर सकते हो? किस चीज का? imperforated hymen का। एक ऐसा हाइमन जिसने वेजाना को टोटली कवर कर रखा था, जिसके कारण से उसको फीमेल को ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। She was having the pain, she was having the lower abdominal pain and dyspareunia, that is the painful coitus. All right. So guys, till now I have discussed with you guys two disease conditions. One was imperforated vaginal hymen and number previously इससे पहले हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? We have discussed regarding the narrow vaginal opening. Narrow vaginal opening, दोनों ही स्मॉल स्मॉल छोटे से डिसऑर्डर्स थे। अब हम बात करते हैं आगे अगले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज दी इनकम्प्लीट, सॉरी नॉट इनकम्प्लीट, आई एम वेरी सॉरी, कंप्लीट वेजाइनल एजेनेसिस। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट वेजाइनल एजेनेसिस। कंप्लीट वेजाइनल agenesis. Fine.
व्हाट इज द लाइक एजेनेसिस शब्द, एक इस वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट आई आस्क यू, एजेनेसिस, एजेनेसिस का क्या मतलब है? absence of organ formation. Absence of organ formation is called agenesis. What is the meaning that? It means that when any organ in the body does not develop during the embryonic period, then you use the word agenesis. जैसे सपोज हम लोग यूजुअली वर्ड एक यूज करते हैं रीनल एजेनेसिस. सो व्हाट इज द लाइक रीनल एजेनेसिस जो होता है, ये भी एक बड़ा कारण होता है किसका? पॉलीहाइड्रोमनियोस का फीटस के अंदर. तो गाइज रीनल एजेनेसिस का मतलब इनकम्प्लीट फॉर्मेशन या अब्सेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ किडनीज. किडनी का नहीं बनना कब? एम्ब्रियोनिक पीरियड में रीनल एजेनेसिस कहलाता है. सेम लाइक दैट यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या है? वेजाइनल एजेनेसिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजाइनल एजेनेसिस हियर? वेजाइनल एजेनेसिस मीन्स इट इज द complete absence of vaginal formation, or you can say it is the complete absence of vagina. What is the meaning? It is the complete absence of vagina. What I mentioned, complete absence of the vagina. vagina का absent ही होना, vagina के पोर्शन का बनना ही नहीं, क्या कहलाता है? vaginal agenesis कहलाता है. And sometimes, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, what I written? Sometimes uterus also may be absent. Uterus also may be absent. What I mean? Means वेजाइना के साथ साथ यूट्रस भी क्या हो सकता है? अब्सेंट हो सकता है. मतलब एजेनेसिस में जरूरी नहीं है कि केवल और केवल वेजाइना का ही अब्सेंट हो. देयर आर द चांसेस दैट यूट्रस आल्सो मे बी अब्सेंट. तो गाइस ये चीज क्लियर हो गई होगी शायद, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा वेरी क्लियरली. मैंने क्या लिखा है? कंप्लीट एजेनेसिस ऑफ दी वेजाइना या वेजाइना का अब्सेंट होना, एंड समटाइम यूट्रस आल्सो मे बी अब्सेंट. बट एक चीज इसमें कॉमनली कही जाती है, एक दो पॉइंट है वो यूजुअली बोला जाता है, दैट इज दैट द फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज आर प्रेजेंट. ओवरीज आर यूजुअली प्रेजेंट. ये चीज शायद आपको समझ में आई ना हो कि हो सकता है वेजाइना का फॉर्मेशन ना हो सकता है यूट्रस का फॉर्मेशन ना हो, बट फिर भी देयर आर हायर प्रोबेबिलिटी कि मोस्टली वहां पर चांसेस होते हैं कि दैट फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज विल बी यूजुअली प्रेजेंट. तो गाइस वेजाइनल एजेनेसिस जो वर्ड था वो आपको समझ में आया होगा. अब आप कैसे कहोगे? आप लाइक हाउ विल यू डिफाइन दैट दिस पर्सन इज ए फीमेल बेबी या दिस इज ए फीमेल पर्सन और ए मेल पर्सन? बिकॉज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो बेसिकली जो उनकी ओपनिंग थी वेजाइना की वो तो है ही नहीं. तो यहां पे एक पॉइंट आप याद रखना, द पेशेंट इज, जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, द पेशेंट इज फिनोटाइपिकली फीमेल. मैंने क्या लिखा है? द पेशेंट इज फिनोटाइपिकली फीमेल. फिनोटाइपिकली फीमेल का मतलब उसके मोस्ट ऑफ द जो लक्षण हैं, उसकी बॉडी के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मोस्टली कैसे होते हैं? फीमेल के जैसे ही होते हैं. मतलब अगर आप कंपेयर करोगे कि ये मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, तो ज्यादा उसके लक्षण या ज्यादा उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो फीमेल की तरफ जाएगी. इसलिए मैंने क्या लिखा? द पेशेंट इज फिनोटाइपिकली फीमेल. तो ये जो डिसऑर्डर है, ये जो प्रॉब्लम है, द डिसऑर्डर कम्स अंडर मेयर रोकिटेंस्की. क्या लिखा है? मैंने ध्यान से सुना, एक बड़ा डिसऑर्डर है मेयर रोकिटेंस्की कोस्टोर, KAUSTER, कोस्टोर होस्टोर सिंड्रोम, MRKH. मीन्स मेयर रोकिटोन्स्की कोस्टोर होस्टोर सिंड्रोम. फाइन. तो गाइज ये जो डिसऑर्डर है, कंप्लीट वेजाइनल एजेनेसिस का जो डिसऑर्डर है, ये यूजुअली किसके अंडर में आता है? ये मेनली होता है मेयर रोकिटोन्स्की होस्टोर होस्टोर सिंड्रोम, या कई जगह पे इसको बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है मेयर रोकिटोन्स्की होस्टोर सिंड्रोम. बात एक ही है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है. इनका मतलब क्या होता है?
इस सिंड्रोम का मतलब ही है मुलेरियन एजेनेसिस। क्या मतलब है? मुलेरियन एजेनेसिस मतलब मुलेरियन डक्ट का ही नहीं बनना। क्या लिखा देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने क्या लिखी है, मुलेरियन एजेनेसिस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुलेरियन एजेनेसिस हियर? मुलेरियन एजेनेसिस का मतलब मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होना। अगर मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वेजाना और यूट्रस का फॉर्मेशन भी ऑब्वियसली नहीं होगा। तो उस मेयर रोकेटोन्स्की कोस्टर होसोर सिंड्रोम जो होता है उसके कारण या उसके अंडर में कौन सी प्रॉब्लम आती है? कौन सी प्रॉब्लम थी? कंप्लीट वेजाइनल एजेनेसिस। तो मेनली ये याद रखना, ये एक एजेनेसिस की प्रॉब्लम है। इसमें मुलेरियन डक्ट का ही फॉर्मेशन या वोल्फियन डक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होता। ऑल राइट। अब इस कंडीशन में बेसिकली क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? व्हाट विल हैपन? तो क्या साइन एंड सिम्टम आप बताओगे? एज ए साइन एंड सिम्टम आप कह सकते हो वहां पे फीमेल विल हैव अमीनोरिया, शी विल हैव अमीनोरिया, नंबर 1 पॉइंट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमीनोरिया? absence of menstrual cycle. So you can say the female will have amenorrhea, or you can also say that the female will have delayed puberty. क्या हो सकता है उसको साइन एंड सिम्टम्स में या प्रॉब्लम्स में? शी मे हैव डिलेड puberty, she may have infertility because vaginal and the uterine cavity है वो mainly नहीं है, so she can develop the infertility also. She develop puberty, delayed puberty, she develop infertility, and also you can say like the incomplete vaginal agenesis. She may have some of the major hormonal issues also, because if there is absence of uterus, hormonal issue in case of यूट्राइन absence. ये देखिए, मतलब फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और जो हार्मोन्स का जो लेवल था वो लेवल बिगड़ जाएगा, लेवल गड़बड़ हो जाएगा। कब? अगर सपोज कीजिए वहां पर किसकी भी एब्सेंस हो, यूट्राइन एब्सेंस हो। आगे बात समझ में, मतलब वेजाना की एब्सेंस है, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं करता। वहां पे हम लोग लाइक मैनेजमेंट के रूप में वहां पे क्या कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट ए पेरिनियल पाउच या वेजानल पाउच, पेरिनियल और वेजानल पाउच क्रिएट कर सकते हैं। अगर वेजाना का थोड़ा बहुत फॉर्मेशन हुआ है, वी कैन गो फॉर वेजानल डायलेशन, वेजानोप्लास्टी कर सकते हैं, वेजानल डायलेशन कर सकते हैं, या वेजानल पाउच का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये बेसिक हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है? जब किसी फीमेल को जब किसी फीमेल को कंप्लीट वेजानल एजेनेसिस हो, तो प्रॉब्लम यहां खड़ी होती है, शी विल हैव डिलेड प्यूबर्टी और समटाइम्स द प्यूबर्टी विल नॉट एट ऑल स्टार्ट। द सेकंड थिंग इज दैट इनफर्टिलिटी, she develop infertility. Why she develop infertility? Infertility because as I said that under the Mayer-Rokitansky-Hostor-Koster syndrome, it means that if there is agenesis, अगर वेजाना का फॉर्मेशन नहीं होगा, there will be no coitus. नंबर 2 थिंग्स, अगर वेजाना के साथ साथ अगर यूट्रस भी एब्सेंट है तो क्या होगा? यूट्रस और वेजाना दोनों एब्सेंट होंगे, तो डेफिनेटली देयर इज नो कोइटस, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो implantation, so obviously the female will have infertility. ऑलराइट गाइस, ये दो बड़े डिसऑर्डर होंगे। उसके अलावा तीसरा एक मैंने इश्यूज क्या बताया? हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस कब खड़ा होता है? जब किसी फीमेल को ओवरीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या किसी फीमेल को यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। ऑलराइट, एंड व्हाट इज द बेसिक मैनेजमेंट? इसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई बड़ा मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि वी कैन गो फॉर यूट्राइन ट्रांसप्लांटेशन, ऑल दोस थिंग्स। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही मेनली पॉसिबल होता है। थोड़ा बहुत सर्जिकल सपोर्ट प्लास्टिक सर्जरी की टीम से मिल सकता है, दैट इज दी, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, हम वी कैन क्रिएट सम वेजानल पाउच और पेरिनियल पाउच, दैट इज द बेसिक मैनेजमेंट वी कैन परफॉर्म इन केस ऑफ दिस कंप्लीट वेजानल एजेनेसिस। ऑलराइट, नाउ गाइज, जैसा कि मैंने आपसे पहले इनिशियली जो बिगनिंग में ही डिस्कस किया था रिगार्डिंग द कंजेनाइटल डिसऑर्डर, देयर आई हैव क्लियरली मेंशन दैट लाइक we will discuss three major things, that is the narrow vaginal opening, imperforated hymen and the vaginal agenesis. ये जो तीन टॉपिक थे ये हमारे टोटली कवर हो गए। नाउ आफ्टर दैट, नाउ वी विल बिगिन विद द यूट्राइन abnormality. What we will discuss now? We will discuss regarding the uterine abnormalities. All right, the congenital basically abnormalities कौन सी होंगी? ये भी
कंजेनाइटल। फाइन, मीन्स बाय बर्थ व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स द फीमेल में डेवलप। बर्थ के साथ में ही क्या क्या कंजेनाइटल प्रॉब्लम फीमेल को हो सकती हैं। तो अंडर दिस कैटेगरी, अंडर द, आप देखिए सबसे पहले कोज क्या है इनका, सबका एक ही साथ में मैन पढ़ लेते हैं। यूट्राइन अबनॉर्मलिटीज क्यों होती हैं? तो यूट्राइन अबनॉर्मलिटीज में या तो एक तो ये कोज हो सकता है इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट इटसेल्फ, मतलब खुद मुलेरियन डक्ट का ही क्या हुआ है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में मुलेरियन डक्ट का फर्दर फॉर्मेशन नहीं होता या मुलेरियन डक्ट की ग्रोथ नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। नंबर 2, ड्यू टू इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट, मतलब मुलेरियन डक्ट की डिफेक्ट है ये मेनली। ये किसके डिफेक्ट है मेनली? दीज आर द मेन डिफेक्ट ऑफ मुलेरियन डक्ट। ये चीज याद रखना, मतलब यूट्रस वाली जो प्रॉब्लम्स आएंगी जितनी की जितनी, वो सारी प्रॉब्लम किसकी होंगी? दे विल बी मेनली मुलेरियन डक्ट डिफेक्ट, मतलब इनकम्प्लीट क्लोजर या इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ द मुलेरियन डक्ट। या तो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ या उसका फ्यूजन प्रॉपरली नहीं होता, या तो पूरी तरीके से जुड़ती नहीं है या बिल्कुल भी नहीं बनती, तब जाके हम उसको क्या कहते हैं? वी विल यूजुअली कम्स अंडर दी यूट्राइन अबनॉर्मलिटीज या कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज ऑफ यूट्रस। चलिए गाइस, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। यहाँ पे अंडर द यूट्राइन अबनॉर्मलिटीज, यूट्रस से रिलेटेड जो फीमेल को प्रॉब्लम हो सकती है कंजेनाइटल, उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है आर्क्यूएट यूट्रस। व्हाट इज दैट? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द आर्क्यूएट यूट्रस। लेट्स बिगिन दिस। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लाइक ये एक रामबाण समझ लेना अपने आप में, लाइक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन फ्रॉम माय साइड दैट आप कुछ भी पढ़िए, लाइक आप, मैंने देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स, ये मेरा खुद का लास्ट 8-9 ईयर्स का जो भी एक्सपीरियंस है वो बोलता है कि स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत ज्यादा, लाइक बेसिकली कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं। आई हैव सो दैट मेनी स्टूडेंट्स स्टडी फॉर 18 आवर्स, 18 घंटे लगातार एक साल तक, 1 ईयर तक स्टडी करते हैं, बट स्टिल दे डोंट गेट द सीट इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको एक सीट नहीं मिलती, सिलेक्शन नहीं होता। क्या कारण होता है इतने बड़े फेल्योर का? सिस्टम के इतने बड़े फेल्योर का क्या कारण है? और उसमें जो मेरा वर्कअप या जो मेरी बेसिकली जो थीसिस है वो मैंने जो बनाई, उसके अनुसार ये बोलता हूं मैं, या कंक्लूजन के रूप में आई कैन समराइज दैट देयर वाज ए improper engineering, या there was a lack of engineering, या technology you can say. Not only technology, means I can say the technique. It will be very better if I use the word technique. Poor technique is the main cause. Means आप दिन रात पूरी तरीके से आप थ्योरी पढ़िए, डजंट मैटर, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। आप थ्योरी पढ़ते चले जाइए और थ्योरी के साथ साथ सपोज कीजिए, जैसे सपोज आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको 1 आवर के अंदर, मान लीजिए 1 आवर के लेसन में आपको सीखने को क्या मिला? 1 आवर के लेसन में सपोज आप डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एंड उन ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपने केवल इतना ही पढ़ा है, अगर आपने 1 आवर के लेसन पढ़ा है और इससे रिलेटेड 8 या 10 या 15 जितने भी क्वेश्चन आपने बुक में देखे हैं, कोई भी बुक जिसमें, कई बुक्स में क्या होता है टॉपिक वाइज 1 बाय 1 क्वेश्चंस दिए होते हैं, अगर वो सारे आपने कंप्लीट कर लिए तो क्या फायदा होगा? आपकी थ्योरी प्लस एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी और थ्योरी भी, दोनों के दोनों पॉइंट्स आपके डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। तो व्हाट इज माय मेन मोटो इज दैट आप इस टेक्निक से चलिए। टेक्निक का मतलब ये है, जो कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो थ्योरेटिकली, आप उससे रिलेटेड या तो खुद क्वेश्चंस को फॉर्मेशन कीजिए कि इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या कोई बुक रेफर कीजिए ताकि आपको कुछ जेन्युइन, कोई अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसके रियल में वैल्यू हो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिले और आप उनका सॉल्यूशन निकालो। बिकॉज एंड ऑफ द डे जब आपकी एग्जाम होगी तो एग्जाम में आपको थ्योरी पोर्शन बिल्कुल नहीं आएगा, थ्योरी से रिलेटेड कैफ और कबूतर मतलब कुछ भी नहीं आएगा। यू विल ओनली एंड ओनली गेट द एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यू मे गेट 150 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम यू कैन गेट 200 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन जैसे सपोज लाइक कई एग्जाम्स ऐसी होती हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना डीएसएसबी का लेके चलते हैं, DSSB। तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो एग्जाम है उसमें आपको 200 क्वेश्चंस मिलते हैं और जो टाइम मिलता है वो केवल 120 मिनट, मतलब 2 आवर्स। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आपकी पहले से ही 1 ईयर तक लगातार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, किस चीज की? प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद रेशनल। अगर आपके पास रेशनल निकाल के
चॉइस के साथ में, एलिमिनेशन की टेक्निक के साथ में, अगर आपके पास अगर वो 1 ईयर का अगर आपके पास प्रैक्टिस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो 200 क्वेश्चन आप मैक्सिमम 1 आवर में टोटली फिनिश कर सकते हो। 1 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो। 1 घंटे में आप अपना रिवाइज कर सकते हो, कोई किया है या नहीं करना, किसी को काटना पीटना सब कुछ कर सकते हो। वो क्या थी? वो आपकी स्पीड थी। कहां से सीखे? आप अपनी प्रैक्टिस से, एक टेक्निक से सीखे कि मैंने इतने सारे, मैंने फंडामेंटल पढ़ा, ओबीजी पढ़ा, हर एक टॉपिक का मैंने 100 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना। डेली टारगेट रखिए 150 to 200 क्वेश्चन विद गुड रैशनल। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका ए आंसर था, आपने बी बताया, ए को रट लिया, ठीक है ये हो गया, आगे से मैं ए याद रखूंगा। नॉट पॉसिबल। विद इन 2 to 3 मंथ्स यू विल फॉरगेट एंटायर क्वेश्चन। अगर एग्जाम में बैठे तो कंप्यूटर के सामने जो टेंशन होगा, जो प्रेशर होगा, उसमें आप सब कुछ भूल जाओगे। अगर सेम क्वेश्चन का अगर आपने रैशनल किया है, रेशनल का मतलब अगर सेम क्वेश्चन को अगर आपने सपोज कीजिए पूरे लॉजिक के साथ में पढ़ा है पहले कभी, और उसमें आपने ये पढ़ा है कि इसका ए आंसर तो है पर बाकी बी, सी और डी क्यों नहीं होंगे, व्हाट इज द रीजन। अगर ये सब कुछ आपने पढ़ा है तब जाके आपको क्या फायदा होगा, एग्जाम में आपको ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं होगी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। हो सकता है 5 या 10 टॉपिक ऐसे हो जो क्वेश्चन तो नहीं आए, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटीज है। हर एग्जाम में, जैसे आप एम्स की एग्जाम देते हो 200 क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई भी इंसान ईमानदारी से कंप्लीटली विद 100% कॉन्फिडेंस के साथ अगर 120 क्वेश्चन भी 100% सही करके आ जाए, उसका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाता है। आई मीन दैट 120 और 125 पे बेसिकली आपका सिलेक्शन हो रहा है। मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो आप 75 क्वेश्चन अगर आप ड्रॉप बाई भी कर दोगे तो आने वाले 5 साल तक भी यही मेरिट रहने वाला है। मतलब आप क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हो, कुछ क्वेश्चन हो सकता है जरूरी हो ऑफ सिलेबस भी आ जाए, कुछ क्वेश्चन हो तो बहुत डीप के क्वेश्चन हो अपने सिलेबस के अंदर, लाइक इतनी चीजें हमने कभी नहीं पढ़ी, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप उनको छोड़ सकते हो, आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो, बाकी को तो पढ़िए। तो गाइस आज से हमें सही आप प्रॉमिस लीजिए अपने आप में कि हमें क्या काम करना है। हमें डेली बेसिस पे सारे की सारी जो भी मैं थ्योरीज पढ़ता हूँ, चाहे मेरी अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस में आप पढ़ रहे हो किसी भी ट्यूटर की, या आप डेली एटलीस्ट सुबह 100 क्वेश्चन, शाम को 50 क्वेश्चन और बाकी थ्योरी पढ़ना। तो डेली 150 क्वेश्चन विद रेशनल अगर आप पढ़ोगे किसी अच्छी बुक से, तो आने वाले टाइम में आप इस प्लेटफॉर्म पे आप खुद मैसेज डिलीवर कर सकते हो, खुद पढ़ा सकते हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके साथ में आप अपना जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो गाइज ये आपके लिए मेरा एक 10 मिनट का बेसिकली एक मोटिवेशन सेशन था, आप लोगों को इस चीज को मोटिवेट करने के लिए, एनहांस करने के लिए कि आपको बेसिकली करना क्या है। थ्योरी पढ़ के आपका काम नहीं चलने वाला। ओके, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब वापस हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। गाइज हमारा टॉपिक क्या था? वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ द यूट्रस, और अंडर दैट द फर्स्ट टॉपिक वाज द आर्क्वेट यूट्रस। गाइज आर्क्वेट यूट्रस मीन्स यू कैन से हार्ट शेप यूट्रस, और यू कैन से कॉनकेव शेप ऑफ फंडस। आप ये चीज पहले जरूर नोट कर लेना, मैं इसके बाद में रब करूंगा। आई विल ड्रॉ ए स्मॉल डायग्राम, बेसिकली डायग्राम से आपको बेसिकली इंटीग्रेट करूंगा मैं। तो गाइज बेसिकली इसका मतलब क्या है? आर्क्वेट यूट्रस का मतलब आप समझ सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल सेप्टम, स्मॉल फॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल डिप्रेशन इन फंडस पार्ट, और फंडस के भी कौन से पार्ट में? सेंट्रल पार्ट में। तो फंडस के सेंट्रल पॉइंट का जो फंडस पॉइंट होता है, उस फंडस के बीच में एक डिप आ जाना, एक गड्ढा आ जाना, छोटा सा आप ऐसा कह सकते हैं सेप्टम का बन जाना, वो क्या कहलाता है? आर्क्वेट यूट्रस कहलाता है। स्मॉल डिप्रेशन, और यू कैन से स्मॉल सेप्टम। तो गाइज एज पर द मेडिकल थिंग्स, लाइक आर्क्वेट यूट्रस जो होता है, इट्स नॉट एन मेजर इलनेस या मेजर प्रॉब्लम। इसको हम लोग माइनर स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स में ही काउंट करते हैं, या माइनर एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर में काउंट करते हैं। क्यों ऐसा? बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो आर्क्वेट यूट्रस है, जो एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, इसके कारण बिकॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर रेयरली फीमेल के अंदर आने वाले टाइम में इनफर्टिलिटी या कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड या मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। मींस हार्डली, वेरी रेयरली दिस डिजीज कॉज एनी प्रॉब्लम। मुश्किल से फीमेल को कोई प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर ये प्रॉब्लम है तो फीमेल एक अपनी नॉर्मल लाइफ स्पान को एंजॉय कर सकती है। दैट इज द माय बेसिक मोटो। ऑलराइट, सो गाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्क्वेट यूट्रस? आर्क्वेट यूट्रस मीन्स हार्ट शेप यूट्रस या हार्ट शेप ऑफ द फंडस यू कैन से, और यू कैन से कॉनकेव शेप ऑफ द फंडस। यूजुअली फंडस कैसी शेप का होता है?
नॉर्मल फंडस कॉन्वेक्स शेप, प्लीज याद रखना ये चीज। कैसी शेप बताई मैंने? कॉन्वेक्स शेप। नॉर्मल फंडस जो होता है इट इज ए कॉन्वेक्स शेप, बट हियर in this condition, what is the name of the condition? The name is arcuate uterus. In arcuate uterus the fundus will be concave shape. Is it clear? The fundus will be concave shape. कारण क्या था? What is the reason of this shape? The reason is presence of a small septum, small septate आ जाना या तो यूट्रस के फंडस में, या यू कैन से सिंपल लैंग्वेज में फॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल डिप्रेशन, एक डिप आ जाना किसमें? सेंट्रल पार्ट ऑफ दी फंडस में। उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? आर्कुएट यूट्रस कह सकते हैं। नाउ शायद आपको इसका लैंग्वेज तो समझ में आया होगा, मेरा मोटो जो मैं समझाना चाह रहा था वो शायद क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स सी ए स्मॉल डायग्राम। Firstly, I am clearly telling you that I am not so good in the diagrams, just I can try, that's it. So never compare my diagrams with anyone else. All right. Just consider it's a normal uterus. आप ऐसे क्या कंसिडर करोगे? Just consider it is a normal uterus. This is what? This is the fundus. ये कौन सा पॉइंट है? ये फंडस कहलाता है। आर्कुएट यूट्रस में क्या होगा? इस फंडस के अंदर एक छोटा सा डिप्रेशन लाइक दिस, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड आर्कुएट यूट्रस। I hope with the diagram it is 110% clear for you guys. What is that? A small depression in the central part of the fundus. Fundus के अंदर ये भी एक किसका डिफेक्ट है? It also come under Mullerian tube या Mullerian duct defect. Mullerian duct का प्रॉपर फ्यूजन नहीं होने से किसकी प्रॉब्लम है? फ्यूजन की प्रॉब्लम है। मुलेरियन डक्ट के इम्प्रॉपर फ्यूजन के कारण बेसिकली आर्कुएट यूट्रस हो सकता है। अब तो इसके अलावा मैंने यहां पर एक पॉइंट बताया था आपको, रेयरली इट कॉज एनी प्रॉब्लम इन द फीमेल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब डॉक्टर्स इतना ज्यादा माइंड नहीं करते किसके बारे में? आर्कुएट यूट्रस के बारे में। तो शायद लाइक नाउ आई कैन मूव नेक्स्ट। आगे चलता हूं मैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल सेप्टम, ए स्मॉल डिप्रेशन इन द यूट्रस। नॉर्मली जो यूट्रस का फंडस है दैट विल बी इन द कॉन्वेक्स शेप। इन दिस कंडीशन द यूट्रस फंडस विल बी लिटिल बिट लुक्स लाइक ए कॉन्केव शेप्ड यूट्रस। ऑल राइट। और ये गाइस ये क्यों होता है? इट इज ऑल्सो इट अकर्स ड्यू टू दी मुलेरियन डक्ट डिफेक्ट। मुलेरियन डक्ट के प्रॉब्लम के कारण बेसिकली फीमेल को क्या होता है? आर्कुएट यूट्रस। बट फीमेल इज वेरी good thing is that she does not develop any major disorders या any major problems like infertility in the upcoming future. Okay guys, so after the arcuate uterus के बाद number 2 problem, that is the uterus didelphys या uterine didelphys। uterine didelphys। What is the heading? Uterine didelphys। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डाई मीन्स 2, didelphys। So uterine didelphys means what you can say? It means presence of टू यूट्राइन केविटी। ध्यान से लिखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ 2 यूट्राइन केविटी, 2 यूट्राइन केविटी का प्रेजेंट होना। प्रेजेंस ऑफ 2 सर्विक्स एंड 2 वेजाइना। क्या समझ में आया आपको? 2 यूट्राइन केविटी, 2 सर्विक्स और 2 वेजाइना, तीनों चीजों का बेसिकली 2-2 प्रेजेंट होना, मतलब नंबर का डबल हो जाना क्या कहलाता है? यूट्राइन डाइडेल्फिस कहलाता है। तो गाइस यूट्राइन डाइडेल्फिस क्यों अकर हुआ? व्हाट इज द रीजन ऑफ यूट्राइन डाइडेल्फिस? वेरी सिंपल, दिस वन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इंटरेस्टिंगली लाइक दिस। presence of a big septum, presence of a very major septum in the
uterus. Basically, what it is a Mullerian duct defect. Mullerian duct defect, it means improper fusion of the Mullerian duct या poor fusion of the Mullerian duct, the patient will develop the problem. होता क्या है, पूरे यूट्राइन कैविटी में सर्विक्स में और इवन दो नीचे विजाइना के अंदर भी क्या आ गया, एक सेप्टम का प्रेजेंट होना डायडेल्फिस कहलाता है. तो व्हाट यू विल मेंशन, यू कैन मेंशन प्रेजेंस ऑफ, क्या होगा यहाँ पे, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ ए बिग सेप्टम. क्या लिखा मैंने, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ ए बिग सेप्टम एंड दैट विल लीड टू दिस मेजर प्रॉब्लम. इट्स अ वेरी सिंसियर इशू या वेरी सीरियस इशू. इसके कारण फीमेल को बहुत सारे मेजर इश्यूज होते हैं. ऑल राइट, सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, लाइक सो आई होप दैट आई कैन रब द डायग्राम नाउ क्लियरली. मैंने क्या बोला, 2 यूट्राइन कैविटी होना, क्या लिखा मैंने, 2 यूट्राइन कैविटी होना, 2 सर्विक्स होना और 2 वेजाइना का प्रेजेंस होना. सारी चीजों का 2 होना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्या कहलाता है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज यूट्राइन डायडेल्फिस. होता क्यों है ये प्रॉब्लम, इट अकर्स ड्यू टू द improper या poor fusion, कमजोर फ्यूजन of the Mullerian duct, due to the poor fusion of the Mullerian duct. Like सबसे नोटिस करने वाली चीज यहां पर क्या है, there is a presence of a big septum. All right. Now, what are the basic symptoms the female will develop because of the uterine didelphys? Uterine didelphys के कारण फीमेल को क्या मेजर सिम्टम्स डेवलप होंगे. द फीमेल विल डेवलप dyspareunia, she can have either what she can have amenorrhea या you can say menstrual disturbance. She can develop the menstrual disturbance. All right, number 2 things. Number 3 things, she can have urinary tract infection, or you can, like we can say, she may have retention of urine. कई बार क्या होता है, जैसे बेसिकली यूट्राइन कैविटी का या जो सर्वाइकल पार्ट्स हैं, सारी कैविटीज के स्ट्रक्चर्स का 2 हो जाने के कारण से ये स्ट्रक्चर इंटरनली डीप तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, या जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स की, दे विल बी ग्रोइंग सो मच. देखिए 2 कैविटी बनी तो यूट्रस की एक कैविटी पीछे थी, एक कैविटी का आगे था, बीच में सेप्टम था. तो जो आगे वाला कैविटी का फॉर्मेशन वाला जो पॉइंट है, दैट विल ग्रो एक्सेसिवली, वो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली आगे तक ग्रो करता है. और यूट्रस के आगे कौन सी स्ट्रक्चर होती है, यूट्रस के आगे स्ट्रक्चर होती है ब्लैडर, वेसिकल. तो जो ब्लैडर है, उस ब्लैडर का कई बार कंप्रेशन हो सकता है, या ब्लैडर के अंदर से वहां से लाइक ब्लैडर के जो स्पिंसर वाला एरिया या जो लोअर बॉर्डर ऑफ द ब्लैडर है वो कंप्रेस हो सकता है, एंड दैट कैन कॉज रिटेंशन ऑफ यूरिन. उसके कारण क्या हो सकता है, कंप्रेशन के कारण रिटेंशन ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है. अदर देन दैट फीमेल विल डेफिनेटली सी डेवलप दी इनफर्टिलिटी. व्हाट शी विल हैव, मोस्ट ऑफ द यूट्राइन प्रॉब्लम्स, एक आर्कुएट यूट्रस को छोड़कर, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था उसको छोड़कर, सारी प्रॉब्लम्स मेनली क्या करती हैं, इनफर्टिलिटी का कोज होती हैं. सो साइड लाइक का ये वर्ड आपको समझ में आया होगा, यूट्राइन डायडेल्फिस, डिस्पेरियूनिया, अमेनोरिया और मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस, यूट्राइन यूरिनरी रिटेंशन, सी कैन डेवलप, समटाइम्स सी कैन डेवलप. देखिए 2 वेजाइनल कैविटी हैं, पूरी तरीके से एक नॉर्मल हम वेजाइना का फ्लोरा, वेजाइना में जो डोडरलाइन बेसिलाई होते हैं या जो वेजाइनल फ्लोरा होता है वो हम नहीं कह सकते कि नहीं प्रेजेंट होगा. एंड सी कैन डेवलप दी यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, एंड फाइनली सी कैन डेवलप दी इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी के अलावा हो सकता है, इफ द फीमेल इज लकी, शी कैन हैव द कंसेप्शन, शी कैन कंसीव द बेबी, बट द प्रेगनेंसी विल नॉट गो बियॉन्ड दी almost around 8 to 10 weeks or maximum of 12 weeks. मतलब there is a early abortion. In the premature abortion, you can say that, not premature abortion, I am taking my word back, she will have definitely abortion in the early age, means at the age of 10 or 12 week of pregnancy. Clear? Now, after the uterine didelphys, the another problem, the third disorder, that is the bicornuate uterus. So now guys, let's begin the third disorder, the number 3 congenital disorder of the uterus, that is the bicornuate uterus. Bicornuate
uterus, or you can say like this, uterine bicornis. Uterine bicornis. What did you understand from this word? क्या समझ में आया आपको? Guys, बाइकॉर्नेट यूट्रस और यूट्राइन बाइकॉर्निस, इसका मतलब क्या होता है? यहां पे दो बेसिक डिसऑर्डर्स आते हैं. नंबर वन, दैट इज दी यूट्राइन बाइकॉर्निस बाइकोलिस, और दूसरा आता है यूट्राइन बाइकॉर्निस यूनिकोलिस. क्या समझ में आया? यूट्राइन बाइकॉर्निस बाइकोलिस एंड नंबर टू इज यूट्राइन बाइकॉर्निस यूनिकोलिस. फर्क किसमें है? यहां पे ये डिफरेंस है. यूनि का मतलब एक, बाई का मतलब दो. ऑलराइट, कोलिस जो वर्ड है यहां पे, दैट इज द यूज फॉर सर्विक्स. प्लीज याद रखना, कोलिस शब्द यहां पे किसके लिए यूज किया गया है? द कोलिस वर्ड इज हियर यूज फॉर द सर्विक्स एंड द कॉर्निस वर्ड इज मेनली यूज हियर फॉर कॉर्नुआ. कॉर्नुआ, इट मीन्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट दी, यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? अपर यूट्राइन केविटी की जो बात हो रही है उसके लिए वर्ड यूज किया गया. कॉर्नुआ कहां किसे कहते हैं? देखिए, कॉर्नुआ आप इस पॉइंट को कह सकते हो. कॉर्नुआ मींस ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, मतलब फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग की जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो एरिया है, उस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? कॉर्नुआ कहते हैं. मतलब फंडस का जो नीचे वाला लोअर पोर्शन का एरिया और जहां से अपर यूट्राइन केविटी की जो बॉडी का पार्ट है, उस पूरे एरिया को हम क्या कह सकते हैं? कॉर्नुआ कह सकते हैं. गाइस, दिस एरिया इज कॉल्ड एज कॉर्नुआ. अगर किसी यूट्रस के अंदर दो कॉर्नुआ प्रेजेंट हैं, बाइकॉर्निस का मतलब दो कॉर्नुआ, डबल कॉर्नुआ, तो क्या होगा? एक सेप्टम के कारण से, जैसे यहां से एक सेप्टम आ जाएगा और उस सेप्टम के कारण से इस तरीके से, मतलब बेसिकली यू कैन से एक सेप्टम से एक इधर हो गया, एक इधर हो गया. क्या हुआ? कॉर्नुआ के अंदर क्या आ गया? सेप्टम आ गया. तो प्रेजेंस ऑफ ए सेप्टम हेयर, देखिए मैंने लिखा है बाइकॉर्नेट यूट्रस. और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स है सारी की सारी, इनके लिए मैंने शुरुआत में आपको एक वर्ड भी यूज किया था, सेप्टेट यूट्रस. क्या वर्ड था? सेप्टेट यूट्रस. मतलब यूट्रस में सेप्टम आना, यूट्रस की जो केविटी है उसमें एक बड़े मास का फॉर्मेशन हो जाना, यूट्रस को दो भागों में डिवाइड कर देना, सेप्टेट यूट्रस. सो गाइज, लेट्स बिगिन द टॉपिक नाउ. हम शुरुआत करते हैं. शायद आपको कुछ समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं. फाइन. बाइकॉर्नुएट, बाई मीन्स दो, कॉर्नुआ का मतलब ऑलरेडी क्लियर है, दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्नुआ पोर्शन, ये ही हिस्से की बात कर रहे हैं. अगर किसी फीमेल के यूट्रस में दो कॉर्नुआ है, मतलब इस तरीके के दो पार्ट हैं, तो उसको हम बाइकॉर्नुएट यूट्रस कहते हैं. हुआ क्यों ये? व्हाई इट अकर्स? इट अकर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए सेप्टम. एक सेप्टम की प्रेजेंस होने के कारण से, बीच में एक सेप्टम होने से कॉर्नुआ के दो हिस्से हो गए. ये कहलाता है बाइकॉर्नुएट यूट्रस. ऑलराइट, तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ टू कॉर्नुआ, प्रेजेंस ऑफ टू कॉर्नुआ विद इन ए सिंगल यूट्रस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सेप्टम. ये भी ध्यान रखना, ये जो पूरी प्रॉब्लम है ये भी क्यों होती है? दिस ऑल्सो अकर्स ड्यू टू दी मुलेरियन डक्ट डिफेक्ट. मुलेरियन डक्ट डिफेक्ट. मुलेरियन डक्ट का क्या होता है? डिफेक्ट में मेनली क्या प्रॉब्लम है? डिफेक्ट के अंदर भी फ्यूजन की प्रॉब्लम है. तो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइन की जो मुलेरियन डक्ट है, उस हॉरिजॉन्टल और मुलेरियन डक्ट जो वर्टिकल लाइन है, उनका आपस में फ्यूजन नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम खड़ी होती है. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, देखिए मेरा क्वेश्चन सिंपल सा था कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूट्राइन बाइकॉर्निस बाइकोलिस. बाइकॉर्निस बाइकोलिस का मतलब, मैं देखिए नीचे सबसे पहले फर्स्ट का मीनिंग बता रहा हूं. बाइकॉर्निस बाइकोलिस का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ टू कॉर्नुआ एंड टू सर्विक्स. वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए
septum in uterine cavity and cervix. ये था नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन. प्रेजेंस ऑफ टू कोर्नुआ, प्रेजेंस ऑफ टू कोर्नुआ, देखिए साफ साफ दिख रहा है आपको क्या लिखा है मैंने, प्रेजेंस ऑफ टू कोर्नुआ, दो कोर्नुआ, एंड इफ आई ब्रिंग दिस डायग्राम वेरी स्मॉल लाइक दिस, देखिए डाइडेल्फिस और बाइकोर्निस बाइकोलिस में, बाइकोर्निस बाइकोलिस जो ये वर्ड है और डाइडेल्फिस में डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस? डाइडेल्फिस के अंदर मैंने कहा था कोर्नुआ वाला पोर्शन भी 2 है, सर्विक्स भी 2 है, और वेजाइना के भी कितने हैं, 2 पॉइंट है. वेजाइना के अंदर भी सेप्टम है. मैंने यहां पे वेजाइना वर्ड नहीं बोला है. कौन सी प्रॉब्लम में? बाइकोर्निस बाइकोलिस में. तो मतलब सेप्टम कहां तक रहेगा, कोर्नुआ को डिवाइड करेगा और सर्विक्स को डिवाइड करेगा. वेजाइना कितनी होंगी? वेजाइनल ओपनिंग विल बी ओनली 1. आ गया होगा समझ में? ऑल राइट. सो नाउ प्रेजेंस ऑफ ए 2 कोर्नुआ एंड 2 सर्विक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सेप्टम इन द यूट्राइन केविटी एंड सर्विक्स. तो एक सेप्टम का यूट्राइन केविटी में और सर्विक्स में मौजूद रहने के कारण 2 चीजों में डिवाइड हो जाना, यह कहलाता है बाइकोर्निस बाइकोलिस. कोलिस शब्द जो है, द कोलिस वर्ड इज मेनली यूज फॉर द सर्विक्स एंड द कोर्निस वर्ड या कोर्नुआ वर्ड जो है वो यूट्रस के अपर बॉडी वाले पोर्शन के लिए यूज होता है. ऑल राइट. नाउ सेम मीनिंग मैंने दूसरे वर्ड पे चलिए आप, मैंने क्या लिखा है यहां पे, यूट्राइन बाइकोर्निस यूनिकोलिस. यूनिकोलिस का मतलब क्या हुआ? 2 कोर्नुआ एंड 1 सर्विक्स. आया होगा आपको समझ में? 2 कोर्नुआ एंड 1 सर्विक्स. तो सेप्टम कहां था इसके अंदर? प्रेजेंस ऑफ ए सेप्टम ओनली इन द कोर्नुआ पार्ट. कौन से पार्ट में? केवल कोर्नुआ वाले पार्ट में. So presence of a septum only in the cornua part is called as uterine bicornis unicolis. साफ साफ लिखा है यहां पे मैंने. What I mentioned 2 कोर्नुआ मतलब 2 कोर्नुआ, बस इतनी सी कंडीशन. आप इसको यहीं पे खत्म कर सकते हो. ऑल राइट, दैट्स इट. मतलब 2 कोर्नुआ पोर्शन, एक ही सर्विक्स और एक ही वेजाइना, ये कंडीशन कहलाती है यूट्राइन बाइकोर्निस यूनिकोलिस. यूनि मीन्स एक सर्विक्स. वाई? सर्विक्स में कोई सेप्टम नहीं था, इसलिए सर्विक्स और वेजाइना तो एक एक जो नॉर्मल होती हैं फीमेल में वैसा रहेगा. बट कोर्नुआ वाले पोर्शन कितने हो गए? 2 हो गए. तो गाइस जो नंबर हमारा जो हेडिंग था, क्या चीज? बाइकोर्निस यूट्रस या बाइकोर्नुएट यूट्रस. इसकी ये 2 सब हेडिंग्स थी, 2 इसके अंदर डिवाइडेड पोर्शन थे, दोनों हमारी तरफ से क्लियर हो गए. नाउ ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है. इस कारण से आई मीन दैट बाइकोर्नुएट यूट्रस के कारण, because of the bicornuate uterus, what are the problems female may face, या what are the basic issues the female may occur, I mean that what are the basic symptoms the female will have. So let's discuss regarding the problems because of the bicornuate uterus in female. So bicornuate uterus के कारण फीमेल में बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम होंगी. चलिए बात करते हैं. there is a chance of dyspareunia. She may have painful coitus. She will definitely have abnormal menstrual cycles. Abnormal menstrual cycles में मतलब most probably she may have a prolonged menstrual cycle 35 days का हो सकता है, जिसको polymenorrhea कहते हैं. She may also have the problem she may also have the problem of amenorrhea. For a short duration the menstrual cycle may be absent. So what I basic mean is that she will have abnormal menstrual cycle. All right. उसके अलावा other than that बाकी क्या problems होंगी? The female will have infertility, recurrent abortion. What she will have? She will have recurrent abortion. Definitely recurrent abortion का मतलब आप रिकरेंट अबॉर्शन भी बोल सकते हो, और यू कैन से एज ए हैबिचुअल अबॉर्शन. व्हाट यू कैन से? यू कैन से एज ए हैबिचुअल अबॉर्शन.
हैबिचुअल अबॉर्शन का जो मेन कॉज होता है वो एनाटॉमिकल डिफेक्ट ही होते हैं, और एनाटॉमिकल डिफेक्ट में मेनली सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी आता है। क्या आता है? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी? फेल्योर ऑफ द रिटेंटिव पावर ऑफ द सर्विक्स। फेल्योर ऑफ द रिटेंटिव पावर ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड लाइक सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। बट मेरा यहां पर मतलब यह है कि उस हैबिचुअल अबॉर्शन का कॉज सर्विक्स के अलावा भी ये जो एनाटॉमिकल डिसऑर्डर है ये भी एक कारण हो सकते हैं। तो रिकरेंट अबॉर्शन, देन देयर इज लाइक अनदर प्रॉब्लम, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी हो गई, मान लीजिए अबॉर्शन नहीं भी हुआ, देयर इज अ वेरी हायर प्रोबेबिलिटी, वेरी हायर चांसेस ऑफ प्री टर्म लेबर। और अगर प्री टर्म लेबर भी नहीं हुआ, देन व्हाट इज द चांसेस? देयर इज अ चांस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, or there is a chances of PPH in the female at the time of labor. So the female can develop PPH, the female can develop placenta previa. ये प्रॉब्लम्स, ये जो प्री टर्म लेबर और प्लेसेंटा प्रीविया और PPH की क्यों हो सकती हैं? ये तब हो सकती हैं if क्या लिखा है मैंने, ध्यान से सुनना, if implantation occurs at septum of uterus। ये मेन बड़ी चीज है। क्या चीज लिखा है मैंने? इफ इम्प्लांटेशन अकर्स एट द सेप्टम ऑफ यूट्रस। अगर ये जो इम्प्लांटेशन था, जो फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट निकलता है जाइगोट, अगर उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस के बीच में जो सेप्टम बना हुआ है उस जगह पर अगर इम्प्लांटेशन होता है तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली होंगी, या इनमें से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम द फीमेल में डेवलप। दैट इज द प्री टर्म लेबर और प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है लो लाइंग प्लेसेंटा या इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा इन द लोअर यूट्राइन मार्जिन या लोअर यूट्राइन सेगमेंट। यूजुअली प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कहां होता है, या जाइगोट का इम्प्लांटेशन कहां होता है? अपर यूट्राइन कैविटी में, फंडस वाले पोर्शन में। अगर प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन कैविटी में अगर इंप्लांट हो गई तो उसको हम क्या यूज करेंगे? वर्ड प्लेसेंटा प्रीविया। पीपीएच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीएच? पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज का मींस if a female bleed more than 500 ml of blood in a normal vaginal delivery, means if there is a blood loss more than 500 ml in a normal vaginal delivery, then the term PPH is used, postpartum hemorrhage is used. All right guys, so these are the basic issues या basic problems the female may face due to the uterine abnormality या mainly due to the bicornuate uterus. I wish that it is well clear for you guys now. So by this point, इस point के आधार पे हमने जितनी भी uterine problems थी, that is we have cleared regarding the arcuate uterus. Arcuate uterus के बाद जो कि एक major issues नहीं था, we discussed regarding one of the major problem that is the uterine dialysis. और अभी जो लास्ट में हमने थर्ड पॉइंट जो क्लियर किया है, that was the bicornuate uterus. All right, इन तीनों प्रॉब्लम्स के अंदर बेसिकली होता क्या है, या अगर आप इसके इटियोलॉजी की अगर आप बात करोगे तो आपको सिंपल लैंग्वेज में एक ही वर्ड बोलना है, दैट इज द मुलेरियन डक्ट डिफेक्ट, और यू कैन से इम्प्रॉपर फ्यूजन ऑफ द मुलेरियन डक्ट. नाउ वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द साइन एंड सिम्टम्स, we have discussed regarding the etiology of the uterine disorder. Now let's see that what are the basic diagnosis, what are the basic diagnosis of these uterine disorders. इन congenital disorders के लिए हम क्या प्रॉब्लम्स या क्या बेसिक डायग्नोसिस कर सकते हैं. तो अगर आप बात आती है डायग्नोसिस की, इफ यू कम टू द मैटर ऑफ डायग्नोसिस, देयर आर द बेसिक थिंग्स लाइक व्हाट आई कैन टेल, देयर विल बी द लाइक वी कैन गो फॉर व्हाट इज दैट TVS, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TVS? ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी. ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी हम क्यों करते हैं? ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करने का एक बड़ा जो हमारा कारण था वो ये था कि देखिए मैंने कहा था कि वेजाना में भी सेप्टम प्रेजेंट होता है या सेप्टम सर्विक्स में भी प्रेजेंट रहता है, तो उसको डायग्नोस हम बेसिकली इसके थ्रू कर सकते हैं. क्या चीज है ये? ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी. तो अबनॉर्मलिटीज को डायग्नोस करने के लिए डायग्नोसिस का सबसे पहला प्रोसीजर है, मींस जो ट्रांसड्यूसर होता है अल्ट्रासाउंड का, उसको अब्डोमिनल एरिया के थ्रू हम लोग ना अप्लाई करके, वी आर अप्लाइंग थ्रू दी वेजाइनल ओपनिंग, वेजाना के थ्रू हम उसको अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी. इसके अलावा वी कैन गो फॉर MRI, वी कैन गो फॉर सम ऑफ द CT स्कैन, और वी कैन गो फॉर
सोनोग्राफी, हम किसके लिए जा सकते हैं? पेल्विक सोनोग्राफी के लिए जा सकते हैं। तो सीटी स्कैन, एमआरआई, पेल्विक सोनोग्राफी और टीवीएस, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, दीज आर द बेसिक डायग्नोसिस रिलेटेड टू दी कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स ऑफ द यूट्रस। तो ये यूट्राइन अबनॉर्मलिटीज को डायग्नोस करने का एक सबसे बेस्ट डायग्नोसिस थे। इसमें ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी वेरी कॉमन या एक वन ऑफ द सिंपल डायग्नोसिस मेथड होती है, डायग्नोस्टिक मेथड होती है। किसको डायग्नोस करने के लिए? प्रेजेंस ऑफ ए सेप्टम, सेप्टम को डायग्नोस करने के लिए। तो गाइज एक और मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है, व्हेन दीज प्रॉब्लम्स आर डायग्नोस्ड, ये प्रॉब्लम डायग्नोस होती कब है? Not at the time of birth, very rarely. I can say that 0% chances, 0.1% चांस होती हैं at birth और in the early age. Usually जो यंग फीमेल होती हैं उनकी अर्ली एज में डायग्नोस नहीं होती। इनके डायग्नोस होने के या तो टाइम होता है इफ द फीमेल बेबी लाइक आफ्टर हर प्यूबर्टी या मेनार्की के बाद, इफ शी डेवलप एनी सॉर्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटीज, इफ शी डेवलप लाइक डिसमेनोरिया, पेनफुल अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या इफ शी डेवलप मेट्रोरेजिया, पोलीमेनोरिया जिसको आप मेनोरेजिया भी कहते हो, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तब तो ये डिजीज डायग्नोस हो सकती है। अदरवाइज यूजुअली दीज प्रॉब्लम्स अकर्स आफ्टर द मैरिज या डायग्नोस आफ्टर द मैरिज। मैरिज के बाद में व्हेन द फीमेल व्हेन दे प्लान फॉर ए बेबी, व्हेन दे प्लान फॉर ए फैमिली, एट दैट टाइम दीज प्रॉब्लम्स आर बेसिकली डायग्नोस्ड। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द मैनेजमेंट। नाउ अब आपको कुछ समझ में आया होगा, लाइक फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आर द बेसिक मैनेजमेंट वी कैन डू फॉर द यूट्राइन अबनॉर्मलिटी। अगर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे लाइक कोई फार्मेकोलॉजिकल थेरापी या ड्रग थेरापी यहाँ पर कोई चीज काम करेगी, या कोई फिजियोथेरापी या कोई एक्सरसाइज यहाँ पर वैल्यू करेगी। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, तो इसका मेन जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? सर्जिकल करेक्शन। तो व्हाट इज द मैनेजमेंट? मेनली द मेन मैनेजमेंट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन गो फॉर आइदर अब्डोमिनल सर्जरी, मींस थ्रू द अब्डोमेन वी कैन गो टू द यूट्रस, अब्डोमिनल हिस्ट्रोप्लास्टी, और आप इसको मेट्रोप्लास्टी भी कह सकते हो। वी कैन गो फॉर लाइक या तो हम एक इस तरीके से कर सकते हैं, आइदर वी कैन गो फॉर ए लेजर सर्जरी। लेजर सर्जरी हम क्यों कर रहे हैं? लेजर सर्जरी टू कट डाउन दी सेप्टम। अगर कोई छोटा मोटा सेप्टम है, आर्क्वेट यूट्रस वाला एक स्मॉल सेप्टम है, तभी लेजर सर्जरी मेनली यूज हो सकती है। या लाइक रिसेक्टोस्कोपी, रिसेक्टो मीन्स थ्रू द लेप्रोस्कोपी हम लोगों को क्या करना है? वी हैव टू रिसेक्ट दी सेप्टम, जो सेप्टम है उसको काट के फेंकना होता है। तो या तो हम लोग बेसिकली लाइक इट्स बेसिकली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज। व्हाट वी आई बेसिकली मीन इज दैट इज लाइक फाइनली वी कैन गो फॉर दी प्लास्टी, मेट्रोप्लास्टी मीन्स रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ द यूट्रस। यूट्रस को दोबारा से जो सेप्टम है उसकी वॉल को या उसकी जो लेयर्स हैं उनको कट करना और वापस से पूरी दोनों कैविटीज को एक कैविटी बना देना, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर मेनली यहां पर किया जाता है। ऑल राइट, तो सर्जिकल प्रोसीजर्स आर द मेनली ओनली ऑप्शन फॉर दिस काइंड ऑफ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स इन दी पर्सन। ओके गाइज, जैसे सपोज मैं आपको एक पॉइंट पहले यहां पर बताना भूल गया था, इम्परफोरेटेड हाइमन जो हमने पढ़ा था टॉपिक, क्या टॉपिक था हमारा? इम्परफोरेटेड हाइमन, मतलब एक हाइमन का वेजाना को कवर कर लेना, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? आई थिंक आई वाज जस्ट फॉरगॉट अबाउट दैट। इम्परफोरेटेड हाइमन का एक सिंपल सा ट्रीटमेंट, व्हाट वी कैन गो फॉर दैट? वी कैन गो फॉर हाइमन प्लास्टी या वेजाइनोप्लास्टी, मींस वी कैन डू द रिसेक्शन ऑफ द हाइमन। हाइमन को हम कट कर सकते हैं ब्लेड के द्वारा। जब हम लोग कट लगाएंगे तो व्हाट विल हैपन? द टेरी रेड कलर ब्लड विल बी एक्सक्रीटेड आउट। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड वेजाना में डिपॉजिटेड था, दैट डार्क टेरी रेड कलर ब्लड विल बी एक्सक्रीटेड आउट। कब? व्हेन यू पुट ए इंसिजन, व्हेन यू अप्लाई ए इंसिजन ओवर द हाइमन। तो इम्परफोरेटेड हाइमन का इलाज क्या होता है? व्हाट इज द मैनेजमेंट? दैट इज दी लाइक यू कैन गो फॉर हाइमन प्लास्टी और यू कैन से दैट सर्जिकल इंसिजन इन दी हाइमन। हाइमन में एक हाइमन पर एक कट लगाना। सिमिलरली यूट्रस के लिए हम लोग जो सेप्टम है उसके लिए क्या करेंगे? सेप्टोप्लास्टी, या हम लोग बेसिकली रिसेक्टोस्कोपी कर सकते हैं, या लेजर के द्वारा, या अब्डोमिनल हिस्ट्रोप्लास्टी। अब्डोमिनल एरिया के द्वारा हम यूट्रस को ओपन करके, जैसे हम लोग सिजेरियन सेक्शन में करते हैं,
तो यूट्रस को ओपन किया, सेप्टम जो था उसको बेसिकली कोटराइजेशन करके या रिसेक्शन करके कट करना और एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करना। ये भी फिर भी एक 100% ट्रीटमेंट नहीं है जो डिफेक्टेड रहेगा उसके कारण से, बट इनफर्टिलिटी का कुछ हद तक ट्रीटमेंट हो सकता है। आई सो ए पेशेंट, मैंने एक पेशेंट देखा, लाइक इन दैट केस they have just repaired the uterus and they continued the like after that the female just conceived and they continued the pregnancy at the age of like pregnancy की age थी करीबन 26 week, 24 या 26 week, I am not 100% sure, but it is a live case which I have seen after the bicoordinate uterus, severe bicoordinate uterus था। Finally like at the age of 26 week of pregnancy the female just terminated the baby, मतलब यूट्रस ने 26 week से ज्यादा उस फीटस को होल्ड नहीं किया। So guys, these are the major problems the female may develop in her genital tract. So guys, this is all about the congenital disorders related to the female genital organs या female reproductive tract. In that we have discussed regarding the basics of the vaginal problems, we have discussed regarding the uterine problems. So like I hope this topic till now, like we have discussed in this session, we have discussed regarding the the basics of the development of reproductive organs, then we discussed regarding the congenital disorders related to these all reproductive organs. All right, thank you.